अभी में क्लियर कोई इशू हो तो बताइए। इसमें भी क्लियर नहीं है ना वीडियो? क्लियर है, सब कुछ ठीक है जी ये फैक्स ओके क्लियर। ओके थैंक यू जी। हाँ तो मैं 2-3 चीजें पूछ रहा था आपसे। एक तो जब हम बिजनेस करते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें से मैं आपसे एक 2-3 चीज पूछूंगा कि हम जब बिजनेस करते हैं तो काफी सारी बिजनेस करते हैं नहीं, अकाउंटिंग करते हैं, ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, ठीक। जब हम तो काफी सारे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, उनकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं। अभी विनती ने कुछ बताया था, क्या बताया था विनती? आपने कहा था हम फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, यस। यस सर। उसके बाद सर रिकॉर्ड करते सर, मेजर करते हैं, यस राइट, ठीक है। देन सर तो जब रिकॉर्डिंग करते हैं उनकी। यस ठीक है, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो कुछ हम प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं जिसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। और हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो देर में भी चांसेस कि कुछ मिस्टेक्स हों या कुछ एरर्स हों। उन एरर्स को क्या बोलते हैं हम? एरर डिफरेंट कैसे भी एरर हो सकते हैं। वैसे तो हम नॉर्मल जैसे मैंने सारा प्रोसेस बताया था, हम सेम तरीके से हम जैसे करना है, फॉर एग्जांपल जनरल एंट्री लॉस बाय फायर अगर कोई कर रहे हैं हम, ठीक है। अकाउंटिंग की जब हम ट्रांजेक्शंस करते हैं तो देर में भी चांसेस की मिस्टेक्स हों। तो कोई आप में से बताएंगे कितने टाइप का एरर होते हैं जब हम अकाउंटिंग करते हैं, तो ये चांसेस ऑफ कितने टाइप के एरर हों? जी एक बार बताएं। आप में से कॉमर्स के स्टूडेंट बता सकते हैं क्या? क्या नाम था आपका? है आप में से कोई? क्या नाम? शिवम? सर 3 टाइप्स की एरर होती हैं, हाँ जी हाँ बताएं बिल्कुल पूनम जी। बाय नेम, बाय अमाउंट एंड तीसरा याद नहीं आ रहा। ओके ओके। एरर ओमिशन। एरर बेसिकली एरर, ठीक है, उसको हम 2-3 अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन अगर जब हम 11 12 की बुक्स में या कहीं पढ़ते हैं तो क्या लिखा होता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, है ना। एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है एंड सेकंड क्या होता है आपका? क्लरिकल एरर, है ना। क्या बोलते हैं उसको? क्लरिकल एरर बोलते हैं। एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल और एक होता है दीपक कुछ कहना चाहते हो? बोलो। नो सर। ओके चलिए बहुत बढ़िया। तो अब ये जो एरर्स होते हैं तो इसको हम क्या कोई एक ऐसा स्टेटमेंट बना सकते हैं जिससे हम इसको सम अप करके देख सकें कि कौन कौन सी कुछ मिस्टेक्स को हम मैथमेटिक कोई एरर हुआ है तो उसको हम देख सकें कि सही हुआ है गलत हुआ है, उसको चेक करने के लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ी सी ट्रायल बैलेंस की ना कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं आज। बाकी से पहले और कोई आपको इससे पहले की कोई इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या उससे पहले की जो कोई चीज क्लास में कोई डाउट है तो वो पूछ लिए। हम आज ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, तो आज के हमारा सेशन थोड़ा थ्योरी होने वाला है क्योंकि आज मैं कुछ थ्योरी का ही जो है आपके लिए पीपीटी बना के लेके आया हूँ। थ्योरी रहेगा इस क्लास में। इस क्लास में हम एक तो ये डेबिट क्रेडिट जो है ना, ये ट्रायल बैलेंस, इसको समझेंगे। और इसके और एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं, एरर्स जैसे अभी मैं बता रहा था आपको, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ क्लरिकल एरर, क्लरिकल एरर में एरर ऑफ ओमिशंस हो गया, एरर ऑफ ओमिशंस हो गया, कंपनसेटिंग एरर। लेकिन जो ट्रायल बैलेंस है कंपनसेटिंग एरर में काम नहीं करता है, ठीक है। तो वो हम आज इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने जब अकाउंटिंग सीखी, अकाउंटिंग प्रोसेस बताया था अभी, उन्होंने अगेन रिपीट भी किया था। हम पहले कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उसको क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। फिर उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, देन उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। फिर उसको क्या करते हैं, हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने का काम मतलब, आप में से कोई कॉमर्स का हो तो बता सकता है। और भी स्टूडेंट कोई बता सकते हैं? ज्योति है क्लास में? यस सर। हाँ बताएं क्लासिफाइंग का। सर क्लासिफाई करना अलग अलग बुक्स में, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। वेरी गुड। जनरल, लेजर और ट्रायल बैलेंस दोबारा बता। नहीं, उनको लेजर सबको अलग अलग क्लासिफाई करना, लेजर्स बनाना सबके, ठीक है। कौन से डेबिट के होंगे, कौन से क्रेडिट के होंगे। सर क्लासिफाइंग में हम बताएं। इनकम एंड एक्सपेंस को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में वो करते हैं। अब देखो, डेबिट बैलेंस असेट्स का होता है, डेबिट बैलेंस। और किसका होता है, आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस का भी डेबिट बैलेंस आता है, ठीक है। और कौन सी चीजें होती हैं जिनका डेबिट बैलेंस होता है?
कोई लॉस हो गया, या ये सारे कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे डेट हो गए, तो वो तो असेट में काउंट हो गया, तो इन सब के डेबिट बैलेंस होते हैं। ये जो भी लेजर्स आपके बनेंगे उसको हम बोलते हैं क्लासिफाई करना, राइट? यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अब इन Yes, जो sir. हम जैसे हमने अकाउंटिंग प्रोसेस की है, तो यहाँ पे कुछ जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट एंड क्रेडिट रूल, जो अभी तक हम इसको यूज करते आ रहे हैं। अब हम देखेंगे आज की जो क्लास सेशन रहेगा उसमें क्या क्या करने वाले हैं। ट्रायल बैलेंस को समझेंगे, ट्रायल बैलेंस की रिक्वायरमेंट क्यों है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, पढ़ेंगे हाउ इट वर्क्स और इसका पर्पस क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको हम करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा थ्योरी रहने वाला है। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? तो व्हाट इज ट्रायल बैलेंस का कहां से क्या मतलब होगा इसका? तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है, एक बुक कीपिंग, एक वर्कशीट होती है जो क्या करते हैं, सारे लेजर्स को क्या करता है, सम अप करता है, ठीक है? और क्या करता है, इसमें दो कॉलम होते हैं, एक डेबिट एंड क्रेडिट, दो कॉलम होते हैं, और दोनों कॉलम का जो सम अप होता है दोनों सेम जो है सेम आता है, दोनों का अगर हम टैली करें तो वो सेम आता है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं वो बताएं थोड़ा सा। कुछ मैं एक फॉर्मेट भी लाया हूँ, टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट, इस तरीके से देख सकते हैं आप एक ट्रायल बैलेंस का ना, और एक ये है फॉर्मेट है जो आप इसमें देख पा रहे हैं अभी। तो जी सर एक डाउट है। हाँ जी विनती जी पूछें। सर जैसे आप बता रहे हैं कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल है, अगर इक्वल ना आए सर तब क्या कर सकते हैं हम? सर तब एरर्स आते हैं। इक्वल जैसे कि डेबिट का जो assets- टोटल क्रेडिट की assets टोटल equal इक्वल नहीं है। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये हमारा क्या था, अकाउंट जो पहली क्वेश्चन होती है ना, यस हाँ, सर। असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस इक्विटी, यानी कि जो पैसा आएगा तो ये डबल एंड, अगर हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को प्रॉपर फॉलो किया है, असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी लिखी है, तो वो डेबिट एंड टोटल क्रेडिट दोनों इक्वल आने चाहिए वैसे। और आई एम श्योर कि यहाँ पे आंसर ना भी आए। कई बार आपने सुना होगा कि सस्पेंस अकाउंट कई बार बनते हैं, और कई बार आपने देखा होगा कहीं जगह कि सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं, उसका अमाउंट भी बहुत बड़ा हो जाता है कई बार सस्पेंस अकाउंट का। तो यस, कई बार डेबिट में सस्पेंस अकाउंट आता है, कई बार क्रेडिट में सस्पेंस अकाउंट आता है, तो वो क्या होता है, वो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है, उसमें अभी कुछ करना बाकी होता है, यानी कि अभी उसमें काम करना बाकी होता है, वो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ विनती जी, आपने सही कहा था कि यहाँ जरूरी नहीं है, और मोस्टली ऐसा होता ही है कि दोनों इक्वल ना आए, तो क्यों इक्वल नहीं आते, तो उसके पीछे ये कहीं ना कहीं एरर हुआ है, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हुई है हमसे, इसलिए ट्रायल बैलेंस हमारा मैच नहीं कर रहा। अभी हम सिर्फ अभी जो हम सेशन स्टार्ट कर चुके, तो हम यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं ट्रायल बैलेंस होता क्या है, दिखता कैसे है, क्योंकि ये सेशंस बहुत बेसिक हम सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या बोला आपने, कुछ कहा? लक्षिता जी आपने कुछ कहा था, और कुछ स्टूडेंट ने कहा था। जी तो देखिए इस तरीके से, ये तो हो गया आपका ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन। हम दो अगेन, किसी ने कुछ कहना है, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। जी तो हम ट्रायल बैलेंस में हम क्या देखते हैं, दो कॉलम होते हैं, एक तो जैसे इस तरीके का ट्रायल बैलेंस होता है। इसको समझने से पहले मैंने इस अगेन बता दिया है कि अकाउंटिंग जो प्रोसेस होता है वो जो है, एक सेकेंड, इस तरीके से हम इसका ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और यहाँ पे हम सारा क्या लिखते हैं, सारे जो जितने हमारे लेजर्स बने होते हैं ना, जैसे असेट्स के लेजर बने होते हैं, असेट में से कोई 3 एग्जांपल दीजिए, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट कोई है तो असेट के एग्जांपल दीजिए। अंतर मशीनरी डेटर्स फर्नीचर सर, फर्नीचर फर्नीचर, वेरी गुड। दीपक ने बताया, और बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, मशीनरी, बैंक कैश बैंक, इन्वेंटरी। बैंक, ये सारे जो हमारे ये असेट्स होते हैं हमारे, ठीक है?
तो जो भी असेट का बैलेंस होगा वो हमारा डेबिट होगा, या जैसे फर्नीचर का जो हम क्लोजिंग एक पीरियड के टाइम पे हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, तो बताइए उसका अकाउंट डेबिट होगा या असेट का क्रेडिट आएगा बैलेंस? डेबिट होगा। हाँ जी, रितिका जी ने बताया डेबिट आएगा। फॉर एग्जांपल 10,000 या 5,000 ये हमारा डेबिट बैलेंस आएगा, ठीक है। अगर डेटर्स की बात करेंगे तो हमारा डेबिट बैलेंस आएगा, लेकिन अगर क्रेडिटर्स की बात करेंगे तो बैलेंस कैसा आएगा? क्रेडिट। क्रेडिट साइड। क्रेडिट। जी, इसमें ये है क्रेडिट साइड बैलेंस आएगा। अगर स्टॉक की बताओ। डेबिट। डेबिट। डेबिट आएगा, ठीक है। स्टॉक होता है इसलिए। अगर इसका मतलब सारे असेट्स का बैलेंस डेबिट में जाएगा और कैपिटल प्लस अगर कोई अर्निंग है उसका बैलेंस कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। और इक्वेशन क्या कहती है? असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस जो हमारी लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, राइट। हमारा ये कहता है, इसको और थोड़ा डिटेल में कुछ और थोड़ा सा इसका थ्योरी पढ़ते हैं। ट्रायल बैलेंस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट प्रोवाइड टेस्ट ऑफ द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ सेट ऑफ बुक्स। यानी जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए हैं, इस बुक्स ऑफ अकाउंट को हम कैसे फॉलो करते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, है ना, जितने भी अकाउंटिंग कंसेप्ट को फॉलो करते करेंगे तो उनको जो है ट्रायल बैलेंस एडजस्ट चेक करता है, एक तरीके से सेल्फ ऑडिट करता है। लेकिन कुछ एरर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे हम मेंटेन नहीं कर पाते, इसको चेकआउट नहीं कर पाते। वो कंपनसेटिंग एरर हो गए या फिर कुछ और कंप्लीट ओमिशंस हो गए, यानी कोई हमने ट्रांजैक्शंस को लिखा ही नहीं अकाउंटिंग में, तो वो एरर हम ट्रायल बैलेंस में नहीं चेक कर सकते। अदरवाइज मोस्टली हम एरर्स को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऑडिट प्रोसेस बिकॉज ये इसमें ऑडिटर के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। प्राइमरी सबसे पहले कोई अगर बुक से जो इजीली एरर या मिस्टेक्स को डिटेक्ट कर सकती है वो है हमारा ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस को जब हम एडजस्ट नहीं होती, जैसे अभी विंती जी ने पूछा तो हम वहाँ पे एक सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। जहां भी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता तो एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है सस्पेंस अकाउंट का मतलब? एग्जांपल के लिए बताता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस बनाया, ठीक है। यहाँ पे कुछ असेट्स हमने लिखे, आपने बताया एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, तो यहाँ पे डेबिट में लिख दिया 10,000। फिर हमने लिखा कैपिटल, कैपिटल लिख दिया 8,000, ठीक है। फिर लाइबिलिटी लिख दी यहाँ पे हमने 1,000, ठीक है। लेकिन अभी सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस किधर आ रहा है बताइए? यहाँ पे शॉर्टफॉल हो रहा है ना, ये 8,000 है ना, और ये 10,000 है। तो शॉर्टफॉल कहाँ पे हो रहा है? यहाँ हो रहा है 1,000 का। इस 1,000 को हम यहाँ पे लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट, यानी कि हमारा सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो जब सस्पेंस अकाउंट बनेगा तो फिर वहां पे अब हम उसके उस 1,000 को देखेंगे कि हम अपनी अकाउंटिंग को दोबारा से रिव्यू करेंगे कि कहाँ पे हमारा मिस्टेक हुआ है और ये 1,000 का शॉर्टफॉल क्रेडिट साइड में क्यों आ रहा है। शॉर्टफॉल कब हो सकता है, या डेबिट एक्सेस क्यों हो सकता है? जी पूनम जी बताइए। जी सर। हम डेबिट कोई किसी डेबिट करते हैं, किस अकाउंट को डेबिट करते हैं? सर क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज कट गई थी। ओ इट्स ओके। हमने जैसे हम ये ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना, तो मैंने जैसे पूछा था कि हम एक डेबिट साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है। अभी हम इसकी जब हम देखें कि ये 9,000 का टोटल है, इसका टोटल 10,000 आ रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ कि डेबिट एक्सेस में क्यों आया? कौन से क्या चांसेस हो सकते हैं? कोई एक एग्जांपल आप दे सकते हैं कि डेबिट क्यों एक्सेस हो गया? सर हमने जब लेजर्स बनाए थे तब वहां से कोई मिस्टेक हो सकती है, कोई एरर क्रिएट हुआ हो, जैसे टोटलिंग में कोई एरर हुआ हो या अमाउंट में कोई एरर। अमाउंट में, टोटलिंग में, आपने 3 बातें बताई थी, बताइए दोबारा एक बार रिपीट कर दीजिए। सर अमाउंट में कोई एरर आया हो, टोटलिंग में कोई एरर आया हो, या फिर हमने कोई एक ट्रांजेक्शन को 2 बार रिकॉर्ड कर लिया हो। लेजर से उठाया, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं विंती जी कि लेजर हम हर एक लेजर, पता है सब स्टूडेंट को, लेजर होता है जैसे क्लासिफाई करते हैं ना, हर एक चीज का अलग अलग लेजर बना लेते हैं। यानी कि फर्नीचर है तो उसकी एक अलग बुक बनती है, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की अलग बनती है, ठीक है। आगे एक डेप्रिसिएशन का टॉपिक आएगा तो उसमें हर एक चीज का इंडिविजुअल कैलकुलेशन होती है, तो वो सारे लेजर्स बुक होती है। लेजर बुक मतलब कि एक मेन बुक तो होती है आप जिसमें जर्नल करते हो, फिर एक लेजर बुक होती है। तो लेजर बुक से क्या करते हैं हम, ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं। नहीं कि हर एक बुक, अब मैं आपको एक थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट बना दूं, ये होता है आपका लेजर, ठीक है, जिसमें आप हर एक अकाउंट्स को क्रिएट करते हो। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग अकाउंट है या, ठीक है, और डिफरेंट मतलब अलग अलग तरीके के। यहाँ पे ये क्यों आ रहा है इसमें?
चलिए, तो यहाँ पे हम असेट बनाते हैं, डेबिट क्रेडिट लिखते हैं, तो इसका बैलेंस कुछ आता है, लेकिन ये बहुत सारे लेजर्स होते हैं। जब इन लेजर्स को हम जब ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करते हैं तो अमाउंट में वहां पे मिस्टेक हो सकती है हमसे, यानी कि जब हम अमाउंट को उठाकर लेजर से उठा के ट्रायल बैलेंस में ले जा रहे हैं तो एक मिस्टेक हो सकती है। और बताइए, और क्या बताया था आपने? अमाउंट को उठा के ट्रायल बैलेंस में क्यों लेके जाएंगे? टैली में तो जैसे जैसे रिकॉर्ड करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा ट्रायल बैलेंस बनता जाता है। बिल्कुल एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ। रिया जी ने कहा है बिल्कुल, ये अभी पॉसिबल नहीं है। लेट सपोज कि हम मैनुअल कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम लेट सपोज कर लेते हैं कि हम एक मैनुअल कर रहे हैं, जनरल हमने करी, ठीक है, फिर हमने लेजर्स बनाए, अब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक रजिस्टर से एक बुक्स अलग अलग डिफरेंट अकाउंट होते हैं, तो वहां से हम उठा के यहाँ ले जाते हैं, ठीक है, टैली में ले जाते हैं, तो वहां पे एक मिस्टेक हो सकती है। और समटाइम ऐसा हो सकता है कि हमने अकाउंटिंग जब हमने जनरल में ही कुछ मिस्टेक करी हो, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसके, एन नंबर ऑफ एग्जांपल हो सकते हैं, आप बता सकते हैं अगर आपको किसी के ध्यान में है तो। अच्छा रिया जी, आप बताइए क्या मिस्टेक हो सकती है इसके अलावा, अगर ये टैली में हो रहा हो तो क्या मिस्टेक हो सकती है, आप बताइए रिया जी। सर वही तो मैं कह रही हूँ, टैली में मतलब ऐसी कोई मिस्टेक आज तक मेरे सामने आई नहीं है, इसलिए मुझे भी थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा कि मतलब कि कैसे। अब आपने बताया ना मैनुअली का, वो मुझे पता नहीं था कि ऐसे भी होता है कुछ। नहीं, अगर हम टैली में कर रहे हैं और मान लो मैंने कोई एक्सपेंस किया है, मतलब हमारे बिजनेस ने किया है और हमने उस एक्सपेंस को इनकम में लिख दिया, तो क्या हो गया, इसका मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया, तो अब हमारा टैली में भी टैली भी अनमैच हो जाएगा, ठीक है। 5,050 रुपीज का हमारा एक्सपेंस था, लेकिन हमने सिर्फ 500 का अमाउंट पोस्ट किया, जनरली गलत बनाया, ठीक है, तो उस केस में भी क्या होगा, तो भी हमारा मिस्टेक हो गया, एरर हो गया। या फिर कोई ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड ही नहीं करी, ठीक है, या पार्शियल ओमिशन या फिर कंप्लीट फुल, जैसे कहते हैं कंप्लीट ओमिशंस कर दिए हमने, तो भी हमारी मिस्टेक हो सकती है। कंपनसेटरी एरर, मतलब एन नंबर ऑफ एरर्स टैली के अंदर भी हो सकते हैं, एरर हर जगह हो सकता है, इवन कितने अच्छे सॉफ्टवेयर आ जाएं मिस्टेक्स हो सकती हैं, चाहे वो डेलिबरेटली मिस्टेक भी हो सकती है। यस विनती जी, आप कुछ कह रहे हैं? सर कंपनसेटिंग एरर्स अभी आपने डिस्कस किया, वो क्या होते हैं सर? वो ऐसा होता है कि जैसे एक एरर दूसरे एरर से छुप जाती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल दें कंपनसेटिंग एरर का, जैसे कि विनती जी ने 4,000 रुपए विनती जी से लिए, ठीक है, रुपीज लिए गए, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि आप एक कस्टमर हैं, अगर डेटर से पैसा आता है तो आपको हमें क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए ना, और आपको कैश अकाउंट डेबिट टू विनती ये होना चाहिए था, बट ये नहीं हुआ, ठीक है, हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस में डाल दिया इसको, या फिर इनकम में डाल दिया, ठीक है, दूसरे इनकम अकाउंट में डाल दिया, सेल्स में डाल दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब किसी दूसरी केस में हमने सेल्स को डेबिट कर दिया और आप विनती आपको क्रेडिट कर दिया, तो ये एरर कभी मिस्टेक पता ही नहीं लगेगा, ठीक है, आपका अकाउंट आया ही नहीं, दिन में भी इसमें आया, क्या होगा, शाम को भी आया। जी आप कुछ कह रहे थे पूजा जी, बताएं। जी कुछ कह रहे थे आप, आपने किसी ने कुछ कहना है, बताएं। चलिए जी विनती जी, आपको समझ में आया, क्लियर हुआ? एक एरर हुआ, अगेन एक और एरर हुआ, नहीं दो एरर ने, सिंपल सी बात है, कंपनसेटिंग एरर ऐसे होते हैं कि दो एरर हुए बैक टू बैक और दोनों ने ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ही नहीं होने दिया, ट्रायल बैलेंस से पता ही नहीं, ये ऐसी मिस्टेक को ट्रायल बैलेंस से पता ही नहीं लगने दिया, उनको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर, ठीक है, क्लियर हुआ आपको? आप हैंड डाउन कर सकते हैं अगर आपको डाउट क्लियर हो गया है तो। चलिए थैंक यू जी। तो अभी रिया जी आपको क्लियर हुआ? और कोई स्टूडेंट है जिनको Yes, अभी तक? सुहानी जी आप लेट ज्वाइन हुए हैं क्या? चलिए अभी आप इससे अगेन मैं हैंड रेज करवाऊंगा, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है एक बार हैंड रेज कर लें, जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, ट्रायल बैलेंस, ये सब चीज को समझना चाहते हैं। यस सुहानी जी, ज्योति जी, ठीक है, आप लोग को इस क्लियर हुआ यहाँ तक, अभी तक समझ में आ रहा है? जी शहनवाज, यस सर। विकास है ना, और ज्योति, रिया, ठीक है, और ये सब स्टूडेंट है, ठीक है, और बाकी स्टूडेंट को भी कहीं भी इश्यू आया तो बताइएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं। चलिए अकाउंटिंग के आप प्रिंसिपल बता सकते हैं कुछ?
Yes, sir. Money measurement concept, revenue recognition concept, और going concern concept. जी बताएं विकास जी। आप शिवम आपकी आवाज बहुत कम आ रही थी, ऐसा क्यों? आवाज बहुत थोड़ी धीरे आ रही थी। चलिए एट द एंड, जैसे अभी हमने बताया, अभी हम बात कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस की। अभी 2 स्टूडेंट, जी ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस में क्या करेंगे हम? अकाउंटिंग में पीरियड में से असेट्स के बारे में बात करते हैं, एक्सपेंस या फिर लॉस। इन सब का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। ईच हैव अ डेबिट बैलेंस एंड द एंड ऑफ अकाउंट, और एक सेकेंड, एंड लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, या फिर अगर हम किसी गेन की बात करते हैं तो उनका क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। However, certain account of the former type also may have been created at the certain, मतलब ऐसी मिस्टेक हो सकती है कि इसका डेबिट बैलेंस भी आए, मिस्टेक नहीं, मतलब ऐसा पॉसिबल है कि कभी हमारा नेगेटिव इनकम भी हो सकता है, मतलब पीएनएल अकाउंट हमारा डेबिट में भी आ सकता है, कोई असेट हमारा क्रेडिट में भी हो सकता है। तो इस तरह की चीजें पॉसिबल है, बहुत रेयर में। अदरवाइज यही होता है, हमारा असेट हो, एक्सपेंस हो, या फिर कोई लॉस हो, इनका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। और इक्विटी, रेवेन्यू, लायबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू, इनका या फिर कोई गेन हो, इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। जनरली ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ है, थोड़ी है थ्योरी है, इसको आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के थोड़े से टाइप की बात करें हम, तो इसमें 3 टाइप के दे रखे हैं। इसमें कोई डिफरेंस कुछ है नहीं, लेकिन इन्होंने बनाए हैं तो इसको पढ़ेंगे। एक तो होता है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, मतलब जो रफली बन गया है। रफली मतलब कि एक नॉर्मल जब हम मैनुअल बना रहे हैं तो रफली बनता है। और फिर होता है, या फिर ऐसा ट्रायल बैलेंस कह सकते हैं जिसको अभी एडजस्ट नहीं किया गया है। जैसे अभी बीच में कहा था ना रिया ने कि हम तो टैली पे काम करते हैं, तो एक साइमल्टेनियसली एंट्री पोस्टिंग होती जाती है। हमने जनरल में एंट्री करी तो साइमल्टेनियसली वो लेजर में पोस्ट होती है, और वो ऑटोमेटिकली किसमें होता है? वो ऑटोमेटिक आपका ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर होते जाता है। नॉट इवन ट्रायल बैलेंस, आपका पीएनएल भी प्रिपेयर हो जाता है, आपका बैलेंस शीट भी प्रिपेयर हो जाती है। बट नोट्स टू अकाउंट जो है हमें वो मैनुअल बनाना पड़ता है, या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाना पड़ता है। अदरवाइज इतने यहाँ तक आपका काम इजीली हो जाता है। एडजस्टेड मतलब कुछ हम इसमें चेक करते हैं कि कहाँ हमारी कोई एरर या मिस्टेक हुई है, या कुछ एडजस्ट हमें एडजस्टेड एंट्री अगर पास करनी तो हम उसको पास करते हैं। और पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस मतलब जब हम पीरियड एंड में हम इसको क्लोज करते हैं किसी ट्रायल बैलेंस को, उसको हम बोलते हैं पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, ठीक है। वंस बुक इज बैलेंस, सेकंड था कि एडजस्टेड, यानी कि इसको अंदर अभी कुछ हमने कुछ एंट्रियां पास करी हैं जिसमें हमने कुछ जर्नल्स बनाए, कुछ हमने मिस्टेक्स निकाली, और उस मिस्टेक को हमने ठीक किया। ठीक कैसे करेंगे? एक तो सस्पेंस अकाउंट इमीडिएट बन जाएगा। अनएडजस्टेड जब हम देखेंगे तो अगर बैलेंस हमारा या फिर हमारा डेबिट एक्सेस हो जाएगा क्रेडिट से, क्रेडिट एक्सेस हो जाएगा डेबिट से, उस केस में हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, यानी कि अभी हमारा अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। देन हम उसमें कुछ भी एरर को चेकआउट करेंगे, फाइंड करेंगे, और उसके बाद उसको ठीक करेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा एडजस्टेड। और फिर जब पीरियड क्लोज हो जाएगा, हम ट्रायल बैलेंस कब बनाते हैं? कोई बताएगा कब कब बना सकते हैं या कब बनाते होंगे? कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं, क्या ये भी उसी की तरह है? नो सर, इसे कभी भी बनाया जा सकता है। अच्छा, किसने बताया ये? सर जया। अच्छा, कभी भी मतलब बताएं। सर इसे ईयरली बना सकते हैं, क्वार्टरली भी बना सकते हैं, मंथ वाइज भी बना सकते हैं, एंड ये वीक्स में भी बना सकते हैं, 1 वीक का भी। सर अकॉर्डिंग टू मी पहले हमने ट्रांजैक्शंस एक बार जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया, फिर लेजर में क्लासिफाई कर दिया, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा ही। अच्छा, एक शिवम, ओके। और कोई स्टूडेंट है? विनती, जया, शिवम, या फिर लेजर अकाउंट का अकाउंट्स एक्यूरेसी चेक करना होता है? और कोई? सर कई कंपनी होती है जो मंथ के एंड में भी बनाती है, काफी सारी कंपनी है जो हर साल के एंड में अपना ट्रायल बैलेंस बनाती है चेक करने के लिए कि पूरे साल में कितना क्या हुआ। शहनवाज जी ने कहा है कि ये डिपेंड करता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कब बनाना है, ठीक है। अब इसको वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयर एंड बेसिस पे तो ट्रायल बैलेंस बनता ही है। और ये किस लिए बनाया जाता है? जस्ट बिकॉज कि हम ये चेक करें। अच्छा, इसमें और हमारा जैसे इसमें हम देखते हैं सारे बैलेंस, हमारे सारे लेजर्स आ जाते हैं, और हमारा जो बैलेंस शीट है उसमें बैलेंस शीट किसी को पता है? मैं बेसिकली उनसे पूछ रहा हूँ जो नॉन कॉमर्स से हैं। आप में से नॉन कॉमर्स स्टूडेंट बता सकते हैं बैलेंस शीट क्या होता है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, जिनको पता है किसी को?
बताएं तो जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है कंपनी की, उसके एसेट्स की या लाइबिलिटीज हो या फिर शेयर होल्डर हो या फिर इक्विटी हो, ये सारी चीजों की लिस्ट। जी मतलब बेसिकली इसमें वे कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की, वेरी गुड। तो इसको हम जिसके जरिए बैलेंस शीट उसको को, एनालाइज कर सके। हाँ जी सुहानी जी, आप कॉमर्स से हो नॉन कॉमर्स से हो? सर नॉन कॉमर्स। ओके, तो इन्होंने कहा कि बैलेंस शीट में क्या होता है कि हमारी सारी चीजें, जैसे यहाँ पे असेट्स लिखी है, यहाँ पे सारी लाइबिलिटी लिखी है, ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें लिखी होती हैं। तो इसमें और ट्रायल बैलेंस में क्या डिफरेंस है? इसमें भी सारे असेट और ट्रायल बैलेंस में इसमें सारी लिखी होती है, दोनों में सेम है या अलग अलग है दोनों? सर अलग अलग है। क्या डिफरेंस है बेसिकली, कुछ बता सकते हैं? सर आदित्य ट्रायल बैलेंस में सर हम एरर्स को डिडक्ट कर सकते हैं, लेकिन सर हाँ। बैलेंस शीट में इसमें बैलेंस शीट में जो होता है हमारा, उसमें जो अमाउंट होती है वो सेम आनी होती है। अगर सेम नहीं आई होती है तो वो हमारे जनरल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। जी आदित्य से भी पूछते हैं। यस आदित्य बताओ, बताना है या कुछ पूछना है? बताओ, पूछो। सर बताना है। हाँ बताओ बताओ। सर बैलेंस शीट में कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कैपिटल नहीं जाके एक्सपेंडिचर और इनकम रिकॉर्ड्स होते हैं, और ये फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है कंपनी की। वेरी गुड, फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है। हाँ जी जी ठीक है। तो ठीक है, आपने काफी, सभी लोगों ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। ट्रायल बैलेंस बेसिकली टोटल लेजर्स होता है, ठीक है, टोटल होता है। सर जितना मुझे समझ में आया है उसके मुताबिक हम बैलेंस शीट में वो देते हैं जो कि उस कंपनी से जुड़े लोगों के लिए जरूरी है, जैसे उसके एसेट हो गए, लायबिलिटीज हो गई या फिर शेयर से रिलेटेड चीजें। पर ट्रायल बैलेंस में हम जिस पे भी कंपनी एक तरह से वो कर रही है, एक्सपेंस कर रही है सॉरी खर्चे कर रही है, उन सब की लिस्ट रखता है। जैसे कि उसमें एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल तो आती ही आती है, पर साथ में वो अपने एक्सपेंस भी डालते हैं, उन्होंने कितना खोया कितना कमाया, ये सारी चीज उसमें ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल, अगेन सुहानी जी ने कंप्लीट इसका आंसर दे चुके हैं। इसका आंसर यही है कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसका पर्पस हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेक आउट करना, हमारी इनकम कितनी है या हमारा नेटवर्क कितना है, हमारे पास टोटल असेट कितनी है, ये हम सारी चीजें फाइंड आउट नहीं कर सकते ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस का मेन पर्पस ही यही होता है कि सिर्फ हम उसमें एरर देख पाए कि हमारा टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट इक्वल है या नहीं है, तो सिर्फ हम उसमें इतने ही हमारा पर्पस होता है ट्रायल बैलेंस का, ठीक है। लेकिन बैलेंस शीट का ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा होते हैं। बैलेंस शीट का ऑब्जेक्टिव्स मतलब एक लीगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि जिसको पब्लिक, ये नहीं पब्लिक के लिए हम उसको ओपन रखते हैं या फिर पब्लिक यूज के लिए होती है, कोई भी आकर के हमारे चेक कर सकता है कि हमारे बैलेंस शीट में टोटल असेट कितनी है, फर्नीचर कितना है, करंट असेट, नॉन करंट असेट, लायबिलिटी, डिबेंचर, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर, मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो बाहर एक्सटर्नल यूजर, ऐसा बोल सकते हैं इसको कि ये एक्सटर्नल यूजर्स के लिए रखते हैं। लेकिन कभी क्या हम ट्रायल बैलेंस रखते हैं कि देखो हमारे ट्रायल बैलेंस ऐसा रखते हैं? नहीं, मतलब पब्लिक यूज के लिए हम ट्रायल बैलेंस नहीं रखते, ठीक है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में तो मिस्टेक्स होती हैं, मिस्टेक चेक करने के लिए देखते हैं, उसमें तो बड़ा बड़ा सस्पेंस अकाउंट दिख जाएगा। और सस्पेंस अकाउंट का मतलब क्या होता है? सस्पेंस अकाउंट जिसने क्रिएट किया, इसका मतलब कि आपको नहीं पता कि मिस्टेक्स क्या हुई है, मिस्टेक्स को छुपाने के लिए, ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, राइट। लेकिन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन हालांकि वहां भी डेबिट और क्रेडिट इक्वल होने चाहिए, यानी कि हमारा असेट और कैपिटल प्लस इक्विटी वहां भी टैली होना चाहिए, बैलेंस शीट भी हमारी टैली होनी चाहिए, ट्रायल बैलेंस भी टैली होना चाहिए। लेजर्स की पोस्टिंग वहां भी होती है और यहाँ भी होती है, लेकिन हम जो जितने लेजर्स होते हैं, कुछ की पोस्टिंग हम पीएनएल में करते हैं और कुछ की पोस्टिंग हम बैलेंस शीट में करते हैं। लेकिन पीएनएल का अमाउंट भी, जो नेट अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जो नेट अमाउंट आता है, वो भी हमारा कहाँ पोस्ट हो जाता है? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में पोस्ट हो जाता है, राइट। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक है। और सुहानी जी ने अच्छा एक्सप्लेन किया कि बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसका ऑब्जेक्टिव या उसका पर्पस, उसको बनाने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सटर्नल यूजर्स के लिए है, और जो हमारे ट्रायल बैलेंस है उसका पर्पस वो इंटरनल यूज के लिए होता है कि हम देख पाए कि हमारे टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस वर्सेस बैलेंस शीट, ये है
ठीक है। द की डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट इज टू वन स्कोप, बैलेंस शीट इज रिकॉर्ड नॉट ओनली फॉर द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट विद इन द कंपनी बट ऑल्सो द असेट लायबिलिटी एंड इक्विटी ऑफ द कंपनी। इसके अंदर इक्विटी और ये सारी चीज होती है। यूजुअली रिलीज ये इसको रिलीज की जाती है पब्लिक के लिए रेदर देन जस्ट बीइंग इंटरनली, यानी बैलेंस शीट को हम बाहर के लिए यूज करते हैं, नॉट ओनली फॉर इंटरनल। लेकिन ट्रायल बैलेंस हमारा हम सिर्फ इंटरनल यूज के लिए यूज करते हैं। रिक्वायर सिग्नेचर, अच्छा बैलेंस शीट में कुछ और भी बातें हैं। बैलेंस शीट को सिग्नेटरी चाहिए होता है ना, उसको जो ऑथराइज पर्सन होते हैं उसको ऑडिटर्स वगैरह उसको साइन करते हैं, ठीक है। और जो ट्रायल बैलेंस होता है वो लेस फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। जैसे बैलेंस शीट हमारा फॉर्मल डॉक्यूमेंट है और ट्रायल बैलेंस हमारा थोड़ा लेस फॉर्मल है। देयर इज नो स्पेशल कन्वेंशंस वगैरह नहीं है, जैसे अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल वगैरह या फिर बनाने के फॉर्मेट वगैरह, हाउ ट्रायल बैलेंस शुड बी प्रिपेयर्ड, है ना, ट्रायल बैलेंस कैसा बनाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। देयर मे बी कंप्लीटेड ऑफन, उसके नीड्स पे डिपेंड करता है कंपनी की कैसी नीड्स है, यहाँ तक, ठीक है। A trial balance is often used as tool keep track of company financial throughout the years, के लिए उसको ट्रैक करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। बैलेंस शीट ऑफ लीगल स्टेटमेंट, ये सारी बातें इसमें कवर हो रखी हैं, ठीक है। स्पेशल कंसिडरेशंस अगर इसमें हम देख पाएंगे कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उसका फॉर्मेट तो सिंपल रहने वाला है। इसमें देखेंगे आफ्टर लेजर अकाउंट हैज बीन बैलेंस इज लिस्टेड ऑन द ट्रायल बैलेंस वर्कशीट, यूनिफॉर्मिटी की जो गारंटी है, देयर इज नो अनयूजुअल अनइक्वल डेबिट और क्रेडिट दैट हैव बीन इनकरेक्टली इंटर्ड इन द डबल एंट्री रिकॉर्डिंग प्रोसेस। तो हम जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि एक अकाउंट को जब, अच्छा यहाँ पे वही अगेन सेम रिया जी वाला क्वेश्चन आएगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम अकाउंट को रिपीटली पोस्ट कर दें या फिर इनकरेक्ट अमाउंट पोस्ट कर दें। ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर हम ये ऑटोमेटिक प्रोसेस से या किसी सॉफ्टवेयर से किसी वेंडर अकाउंट से करवा रहे हैं। बट अगर हम नॉर्मल मैनुअल अकाउंट करते हैं तो काफी सारे ऐसी स्पेशल कंसिडरेशन बोलते हैं कि हमें ये सारी सावधानियां बरतनी है जब हम अपना ट्रायल बैलेंस बनाएं। तो बहुत सारी चीजें हैं, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, जहां हम डबल एंट्री या फिर राइट साइड पे, जैसे अगर डेबिट बैलेंस है यानी कोई असेट का बैलेंस है, जैसे मैंने बताया आपको कि असेट हमने यहाँ पे लिखा है डेटर, अब डेटर का बैलेंस कहाँ पे जाएगा, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट जी सभी लोग बोलिए इसका बैलेंस डेबिट होगा, ठीक है। कोई इनकम हुई है, हमने सेल्स करी है और वहां से कुछ हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, किसी चीज से प्रॉफिट हुआ है सेल्स करने से, तो प्रॉफिट का इनकम, प्रॉफिट बोल सकते हैं, इनकम बोल सकते हैं, गेन बोल सकते हैं, ठीक है, गेन भी होता है कई बार हमें। तो ये जो अकाउंट होते हैं इसका बैलेंस कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो ये ऐसा ना हो कि हमने यहाँ सही लेकिन यहाँ मिस्टेक कर दी, अमाउंट में मिस्टेक कर दी। इवन नॉर्मल अकाउंट जर्नल में एंट्री तो मिस्टेक है ही, लेकिन पोस्टिंग के टाइम पे भी मिस्टेक हो सकती है, राइट। ये 3 टाइप के ट्रायल बैलेंस वगैरह भी हमने बता दिया था। यहाँ पे हमारा एक ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट, हमारा टॉपिक जो है मेनली कवर हो गया है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आपने पूछना है? सर ट्रायल बैलेंस से तो नहीं है, पर एक बैलेंस शीट से रिलेटेड जरूर है। हाँ पूछें। जैसे कि बैलेंस शीट जो है वो हमारे एक्सटर्नल यूज के लिए है। जो लोग भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सबसे पहले कंपनी के एनालाइजिंग बैलेंस शीट के जरिए ही करते भी हैं। जी बिल्कुल राइट। तो बैलेंस शीट प्रोवाइड कहाँ से हो पाती है, जैसे किन जगहों पे अपलोड की जाती है कंपनी जरिए? अच्छा बिल्कुल राइट। तो बैलेंस शीट अब ये डिपेंड करता है, अगर प्राइवेट जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है जैसे सक्षम भारती है, तो सक्षम भारती की बैलेंस शीट आप चेक करते हो, आपने चेक किया ना सर? ना। तो अब डिपेंड करता है कि कौन सी है। अगर मान लो लिस्टेड कंपनी है तो उसकी इजीली उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, उसके हेड ऑफिस में होगी, उसके शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल होगी, कंपनी के जो मेंबर्स होंगे उनके लिए अवेलेबल होगी, ऑडिटर के लिए ऑडिटर कभी भी इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो उनके कुछ कंपनी एक्ट में ना कुछ सारे रूल्स लिखे गए हैं कि बैलेंस शीट को हेड ऑफिस में होना ही चाहिए, उसकी एक कॉपी कोई भी मेंबर ले सकता है, उसका एक्सट्रैक्शन उसकी फुल, तो ये सारी कंडीशन लिखी हुई है। ये हो गया लिस्टेड कंपनी के लिए, या फिर कोई ऐसी कंपनी जिसके ऊपर पब्लिक कंपनी के लिए कि पब्लिक कंपनी में किसी ने शेयर होल्डिंग है तो वो ले सकता है। अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी को ऐसा जरूरी नहीं कि कोई किसी को भी वो अवेल करवा दे। प्राइवेट कंपनी के लिए ऐसा नहीं है। मान लो कोई प्राइवेट कंपनी नहीं अपना बैलेंस शीट निकालना चाहती, ठीक है, इट्स ओके,
आपने ये पूछा था या फिर ये पूछना चाहते हो कि इन्वेस्टर्स के पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे थे? अगर कोई भी कंपनी में किसी में कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो बैलेंस शीट को उनसे मांग सकते हैं, ठीक है? उनसे क्या पूछा था आपने? मैं भूल गया तो क्वेश्चन। वैसे तो थैंक यू, आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी मेरे लिए काफी अच्छा काम कर रहा, फर्स्ट ऑप्शन भी। मैं सेकंड ही जानना चाहती थी, जो कि पता चल गया। मतलब you. आंसर मिलेगा ना कि हमें बैलेंस शीट कहाँ मिलेगी, ठीक? हाँ जी हाँ। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। ठीक है, और किसी ने कुछ पूछना है यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड? प्लीज एक्सप्लेन टाइप ऑफ एरर इन ट्रायल बैलेंस। टाइप ऑफ एरर इन ट्रायल बैलेंस, तो अभी जैसे हम अकाउंट को एक जगह से उठा के जैसे हम लिखते हैं ना, मान लो इधर से उठाया मैंने और इधर लिखा, तो इसमें कितने, जैसे मेन एरर तो वही 3 होंगे, प्रिंसिपल एरर। बिंदी जी आप सुन पा रहे हो? यस सर। प्रिंसिपल मतलब कि कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हमने मिस्टेक्स किया है, अगर हमने उनको इग्नोर किया है, किसी रूल को वायलेट करना, मतलब कि कोई अकाउंटिंग रूल है उसको हमने वायलेट करते हुए कोई ट्रांजेक्शन करी है, ठीक है? तो हम उसको जैसे कहते हैं ना कि हमने प्रीपेड एक्सपेंस जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह ये सब बनाना था बट हमने नहीं बनाया, ठीक है? किसी ने कोई क्वेश्चन भी पूछा है क्या यहाँ पर? जी ठीक है, इट्स ओके। तो वही सेम मिस्टेक्स हो सकती है, इसके अलावा कोई ट्रायल बैलेंस की इंडिविजुअल कोई ऐसे मिस्टेक्स या एरर नहीं होते, ठीक है विनती जी? यस सर। ओके ठीक है, तो हमने ये इसमें थे हमारे, ये था इसमें। अगर जिन जो नॉन कॉमर्स एग्जाम है, कोई आप में से नॉन कॉमर्स वाले जो बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहे हैं, उनसे पूछूं मैं कुछ, मैं अपने से रेंडमली पिक कर लूं और इससे पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट अभी लाइव हैं यहाँ पर हमारे साथ, ठीक है? राधा आर्य जी आप हो क्लास में? Sir, Balram sir, she is member of our management team. हाँ कुछ कह रहे हैं जी। चलिए अब हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप में से किसी को कोई क्वेश्चंस है तो एक बार प्लीज पूछ सकते हैं। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ओके आपके एंड पे कोई एरर होगा, सर की आवाज में साफ साफ सुनाई दे रही है अभी तक। ओके भरत जी ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक में हम और भी इसमें हम कवर कर लेंगे जो पॉइंट अभी रह रहे हैं, जो आप भी जो भी आपका क्वेश्चन हो सकता है उसको हम नेक्स्ट क्लास में उसको कवर कर लेंगे। थैंक यू। थैंक यू बलराम जी फॉर दिस क्लास एंड सेशन। नाउ गुड मैं इवनिंग अपने प्रेसिडेंट, गुड इवनिंग। मैं हेलो अब हमारे प्रेसिडेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट की लॉयर रह चुके हैं और फॉर्मर नेशनल यूनाइट कमीशन में मेंबर रह चुके हैं, उन्हें क्रेडेंशियल रिमार्क्स के लिए बुलाना चाहूंगा। मैम फ्लोर अप टू योर्स। thank you. I think Radha wanted to say something. अच्छा तो स्टूडेंट्स अच्छा रहा बलराम की क्लास और सबने बहुत अच्छे से उसको शेयर भी किया, बड़ा इंटरेक्टिव था। 2-3 मुद्दे मुझे जो ध्यान में आ रहे थे। पहली बात तो ये कि जो बैलेंस शीट वो कोई सिर्फ कंपनी का मुद्दा है ऐसा नहीं है। अगर हम उसको इससे कंफ्यूज कर रहे हैं कि कंपनी ही बैलेंस शीट बनाती है तो ऐसा नहीं है। अकाउंट्स, जब भी कोई अकाउंट हम मेंटेन करते हैं तो वो लॉजिकली कंक्लूड करने के लिए बैलेंस शीट पे जाता है। मतलब बैलेंस शीट ही किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का फाइनल आउटकम है। मतलब फाइनली जो कुछ भी हमने अकाउंट्स में किया, यहाँ से खाते वहां के खाते, क्रेडिट डेबिट, वो सब कुछ जब कंक्लूड होता है, जब हमें असेस करना है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, क्योंकि बाकी सब कुछ तो बिखरा रहता है। जब हम असेस करते हैं कि हम कहाँ खड़े हुए हैं तो वो बैलेंस शीट होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद हम बैलेंस शीट पे आते हैं। और जो आज ट्रायल बैलेंस का बलराम जी ने एक्सप्लेन किया, वो भी एक बड़ा बेसिक सी बात है कि जो भी हम कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि हम
अपने सेल्फ असेसमेंट से अपनी कमी ढूंढना। मतलब हम सारे के सारे हमने खाते लिख दिए, डेबिट की एंट्री, हर डबल एंट्री सिस्टम है अकाउंट्स का, तो हर डेबिट की एंट्री के साथ एक कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री होती है, या हर क्रेडिट एंट्री के साथ एक कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट एंट्री होती है, जैसे मैंने बताया डबल एंट्री सिस्टम। तो फिर सारे, इसलिए क्योंकि वो रहती है, तो सारे डेबिट के जो हमारे बैलेंस है वो सारे क्रेडिट के बैलेंस से मैच करना चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। जहां गड़बड़ आया तो हमारा वो जो ट्रायल बैलेंस का स्टेज है, जहां गड़बड़ आया तो इसका मतलब हमने खातों में कहीं गलती से, या तो पोस्टिंग में गलती हो गई, या हमें प्रिंसिपल अडॉप्ट करने में गलती हो गई, या हमने 3000 लिखना था हमने 300 लिख दिया। तो जब बलराम जी ने जो सारा डिस्कस किया या आप लोगों के साथ शेयर किया कि किस किस प्रकार के एरर्स होते हैं, तो जहां हमारे ट्रायल बैलेंस नहीं मिला, तो पहला टेस्ट है हमारे सामने कि हमने अपने खातों को लिखने में कहीं पे गलती कर दी। और ट्रायल बैलेंस मिलने के बावजूद भी गलती हो सकती है, कोई की हो सकता है कि एक ही मिस्टेक दूसरे मिस्टेक को कॉम्पनसेट कर दे, मतलब जो मिस्टेक डेबिट साइड पे हुई तो कोई एक अन्य मिस्टेक क्रेडिट साइड पे हो जाए, जिससे कि दोनों मिस्टेक्स आपस में बराबर हो जाए। तो ये मैं ट्रायल बैलेंस की आपको जो अभी बलराम जी ने पूरा डिस्कस किया, तो एक बेसिकली इनिशियल स्टेज पर फाइनली बैलेंस शीट में जाने से पहले हम अपने अकाउंटिंग लेवल पर अपनी गलतियों को एक्सप्लोर करते हैं, ढूंढते हैं, और एक ढूंढने का तरीका है ट्रायल बैलेंस। और जहां तक बैलेंस शीट की बात है, आप लोग में से बहुत से लोग अकाउंट्स बैकग्राउंड से हैं, या अकाउंटेंट हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, या जो बाकी भी समझने के लिए, क्योंकि बैलेंस शीट सिर्फ कंपनी की बनती है ऐसा नहीं है, हर इंडिविजुअल की जो भी अपना टैक्स पे करता है, इनकम टैक्स पे करता है, टैक्सेबल जिसकी इनकम है, उसकी भी कमाई के खाते बनते हैं, और खाते बनते हैं तो उसकी बैलेंस शीट बनती है। और बैलेंस शीट फाइनली अगर मैच कर जाती है, मतलब आपकी सारी एंट्रीज जो एसेट साइड पे है वो मैच कर जाती हैं आपकी लायबिलिटी साइड की एंट्रीज के साथ, तो इसका मतलब वो एक बड़ा परफेक्ट अकाउंटेंट है। मतलब जब भी अकाउंट्स लिखना हम शुरू करते हैं, जब अकाउंट्स पे काम करना शुरू करते हैं, तो उसका एक सक्सेस जो है उस अकाउंटेंट का, वो ये शो करता है कि उसकी बैलेंस शीट मैच कर गई। जैसे ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एडिशन होता है, और दोनों जगह का हम एडिशन चेक करते हैं, पर बैलेंस शीट में हम सिर्फ एडिशन चेक नहीं करते। अगर हमारी बैलेंस शीट मैच कर रही है, मतलब हमारी एसेट साइड कैपिटल और लायबिलिटी साइड के बराबर आ रही है, तो इसका मतलब हमारे टोटली हमारे प्रिंसिपल्स में कोई गलती नहीं है, हमारी कोई क्लरिकल एरर नहीं है, हमारी कोई एडिशन में गलती नहीं है, तो वो एक सबूत है कि हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई। तो मान लो बस वो अकाउंटेंट सफल हो गया, मतलब उसने कहीं पे कोई गलती नहीं की। जहां बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही, जैसे पहली स्टेज पे अगर ट्रायल बैलेंस हमारा मैच नहीं कर रहा, तो हम एक्सप्लोर करेंगे, एक एक एंट्री को खोल के देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी एंट्री में गड़बड़ हुई। किसी तो एंट्री में गड़बड़ हुई है, और अगर मेरा मान लीजिए ट्रायल बैलेंस का एरर 900 रुपए आ रहा था, और मैंने एंट्रीज को चेक करना शुरू किया, तो 5वें नंबर की एंट्री पर ही मुझे पता चल गया कि 900 रुपए का हेरफेर हो गया है, तो 5वें नंबर के बाद मुझे एंट्री चेक करने की जरूरत नहीं है, तो मेरा ट्रायल बैलेंस मैच कर गया। पर अगर मेरी बैलेंस शीट में कोई कहीं पे फ्लॉ आ रहा है, मेरी बैलेंस शीट दोनों साइड्स की मैच नहीं कर रही, तो तब भी मुझे एक एक करके एंट्रीज को चेक करना पड़ेगा कि मेरी कहाँ एंट्री में गलती लगी है। और जैसे जैसे मैं गलतियां ढूंढूंगा, तो मुझे जहां पे वो ट्रायल बैलेंस जो बैलेंस शीट का बैलेंस नहीं मैच कर रहा था, जहां मुझे वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये बैलेंस है जो मेरा मैच नहीं कर रहा, तो वहीं उसके बाद मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरी बैलेंस शीट मैच कर गई, तो मान लो मेरे अकाउंट्स का जो मकसद था वो सफल हो गया, मैं अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने में सफल हो गया। और दूसरी यही बात मैं इसमें सवाल सुन रही थी कि कंपनी की स्टेटस बैलेंस शीट को हम कैसे देख सकते हैं, मतलब क्योंकि बैलेंस शीट ही रिवील करता है कि कंपनी का क्या स्टेटस है, कंपनी किस स्टेज पे है, किस औकात है, कंपनी की क्या क्षमता है। तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सभी कंपनीज की बैलेंस शीट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसको एमसीए बोलते हैं, एमसीए की वेबसाइट के ऊपर सभी कंपनीज की बैलेंस शीट अवेलेबल होती है। एक हर कंपनी का मास्टर डाटा होता है, जिस मास्टर डाटा में उसके डायरेक्टर्स की डिटेल रहती है, उसमें लास्ट कब उसमें मीटिंग हुई, कौन सा उसका लास्ट जब इनकम टैक्स की रिटर्न कब फाइल की गई, और कंपनीज एक्ट के अंतर्गत जो रिटर्न्स होती हैं वो कब फाइल की गई, ये सब डिटेल्स आपको
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट से मिलता है। उसका एक लॉगिन पासवर्ड बनाना पड़ता है। वहां से आप किसी भी कंपनी की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड है उसकी डिटेल्स, उसमें आप कंपनी के साथ साथ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो भी LLP जिसको बोलते हैं वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर होती हैं, तो उनकी भी जो डिटेल्स हैं, उसके डायरेक्टर्स कौन है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, उस कंपनी का क्या क्या बैलेंस शीट में क्या आ रहा है, वो सब कुछ आपको वहां से मिल जाता है। और जैसे बलराम जी ने NGO की बात करी थी, सक्षम भारती की बात करी थी, तो सक्षम भारती NGO या सक्षम रोजगार सोसाइटी जो NGO है इनकी भी स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है, मतलब ये कानूनी तौर पर आपको इन सब चीजों को पूरा करना है। वो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस ये कहती हैं कि आप हर साल जब आपकी बोर्ड जनरल बॉडी मीटिंग होती है तो उस जनरल बॉडी मीटिंग में आपको अपनी सोसाइटी के खाते पेश करने हैं, और सोसाइटी के खाते पेश करते हुए आपको सोसाइटी की सारी इनकम, सारी एक्सपेंडिचर और उसकी बैलेंस शीट के साथ सभी सदस्यों के बीच में उस खातों को रखना होता है। और रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज में जैसे सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है तो इनका एक एनुअल रिटर्न जाती है, उसमें आपको रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को भी ये बताना पड़ता है कि हमारी जनरल बॉडी मीटिंग हुई, उसमें हमने ये जो खाते थे वो सभी के सामने रखे, और ये खातों के बाद हमारा बोर्ड जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें ये सदस्य हैं, और ये इंफॉर्मेशन अपने सदस्यों के साथ शेयर करने के साथ साथ आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में भी ये मतलब एक NGO को भी ये अपनी पूरी जानकारी देनी पड़ती है। इसी तरह जो एक इंडिविजुअल के अकाउंट्स हैं उसकी क्या इनकम है, इसकी तब आवश्यकता पड़ती है जब जैसे कि बहुत सी जैसे मान लीजिए एक जज की अपॉइंटमेंट होती है, तो एक लॉ ग्रेजुएट जब जज के एग्जाम देता है या जब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए जब वो अपना देता है, तो उसमें भी ये कहा जाता है कि अपने 3 साल की इनकम का आप सबूत लगाइए। तो उस 3 साल की इनकम में आप अपना मतलब मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि एक इंडिविजुअल की इनकम, उसको अपना इनकम मेंटेन करना है, उसको बैलेंस शीट मेंटेन करनी है, उसको अपनी रिटर्न दाखिल करनी है, कि बहुत सारी जगहों पर आपको इंडिविजुअल को भी उसकी रिटर्न, इनकम टैक्स की रिटर्न की आवश्यकता होती है, इनकम टैक्स की रिटर्न मांगी जाती है। जैसे मैंने बोला कि एक वकील से अगर एक जज बनते हैं तो उनको उस एग्जाम में बैठने के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आप 3 साल की अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न दाखिल करें। सिमिलरली अगर आप कोई आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है या लॉयर की फर्म है, उसको कोई टेंडर देना है, मतलब उसको ये बताना है कि मुझे किसी काम के लिए अप्लाई करना है, तो उससे पहले भी उनसे ये पूछा जाता है कि पिछले 3 सालों में आपकी कंपनी ने किस किस क्या काम किया, आपकी कंपनी की क्या इनकम टैक्स का क्या स्टेटस है, आपने कितना टैक्स जमा किया, आपकी कितनी इनकम हुई। मैं ये मेरा कहने का तात्पर्य यह है, जैसे आपको बैंक से लोन लेना है, तो बैंक से लोन लेने के लिए भी बैंक आपसे आपकी 3 साल की इनकम की रिटर्न पूछेगा। मतलब इंडिविजुअल की भी जो इनकम है, जो बैलेंस शीट वो मेंटेन कर रहा है, जो रिटर्न वो दाखिल कर रहा है, वो हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसलिए सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कमाते हैं, परंतु हम उस कमाई का एक अच्छे से रिकॉर्ड भी मेंटेन करें, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है या जो हमारी क्षमता है, जब भी वो असेस होगी, जब भी उसको नापा तोला जाएगा, तो इसी से नापा तोला जाएगा कि हमारी इनकम कितनी है, एक इंडिविजुअल की इनकम कितनी है, एक पार्टनरशिप फर्म की इनकम कितनी है, और एक कंपनी की इनकम कितनी है। तो इसलिए सभी को अपने खाते मेंटेन करने में ध्यान से खाते मेंटेन करने चाहिए, और हर खाते बैलेंस शीट जब बनती है तो जो असेसी होता है, जो व्यक्ति, उसी के साइन होते हैं। तो अगर कहीं पे भी कोई कमी रहती है खातों में, तो उसकी जिम्मेदारी जो असेसी है, जो वो साइन करके दे रहा है, उसकी रहती है। तो इसलिए आप सबको अपने खातों के प्रति जागरूक होना चाहिए, खातों को ध्यान से देखना चाहिए, साइन करने से पहले पूछना चाहिए कि मेरे खातों में क्या क्या लिखा हुआ है। तो धन्यवाद अभिषेक, और आप सबका धन्यवाद। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आज राधा आर्या और संजू जी का, कि जिन्होंने आज आप सब लोगों से बातचीत करी और आपसे इस हमारी क्लास के बारे में डिस्कशन किया। और मुझे आज ही लगा कि कल जैसे मैंने बात की थी कि हमारी अटेंडेंस कुछ कम थी, पर आज हमारी अटेंडेंस काफी अच्छी थी। तो मैं आप दोनों का शुक्रिया करना चाहती हूँ, और अभिषेक तो इस चीज को सब चला ही रहे। थैंक यू अभिषेक, यू मे कंटिन्यू। Thank you, ma'am. Now I ask from Omji
for vote of thanks. Om, floor up to yours. हाँ हाँ हेलो। आज जो बलराम जी ने ट्रायल बैलेंस की क्लास दी वो बहुत ही बढ़िया था, और जो इन्होंने सिखाया कि कैसे ट्रायल बैलेंस होता है, कब है मतलब बैलेंस शीट से पहले बनता है ट्रायल बैलेंस, और जो एंट्री होती है उसके बाद जो बनता है। उसके बाद मैंने बताया कि कैसे एरर होता है, जो भी चीजें कि बच्चों को बताया। और लेजर पोस्टिंग के समय कई बार हम 300 होता है परचेज का, मान लो एक अमाउंट होता है और हम ट्रांसफर करते समय 3000 लिख देते हैं। फिर वो उससे जो एरर होता है फिर हम दोबारा चेक करते हैं कि अरे यार ये 3000 है, ये 300, ये 2700 का डिफरेंस क्यों है। फिर हम दोबारा मैच करते हैं और रूट मोड़ते हैं ट्रायल बैलेंस में। और मतलब और ज्योतिका मैम ने जो बाकी चीजें बताई कि एमसीए में जो बैलेंस शीट वगैरह हमारी प्रेसिडेंट मैम ने वो भी बहुत ही अच्छा बताया। और आज हमारे बच्चों को आशा करता हूँ कि आज का जो क्लास है बहुत ही बढ़िया लगा होगा और बच्चों ने बहुत कुछ नया सीखा होगा। और थैंक यू। और कल की Thank you, क्लास Om ji. डेप्रिसिएशन, कल डेप्रिसिएशन पे क्लास। डेप्रिसिएशन आया और एक और एक और चीज था। कल तो सिर्फ डेप्रिसिएशन आई थिंक ओम जी, हम डिस्कस कर ले। अच्छा ये भी डिस्कस होता है। Thank you, Om और ji. आपसे सबका मेरा रिक्वेस्ट है कि डेप्रिसिएशन के बारे में थोड़ा सा आप कल देख के आइएगा गूगल के ऊपर, और अन्य कहीं भी आपके पास सोर्स हो तो थोड़ा समझ के आइए, उससे क्लास में और ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है और ज्यादा एंगेजिंग रहता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू ओम जी। और आप सभी को गुड नाइट मेरी तरफ से। और अटेंडेंस के लिए अपने नाम और अपने नंबर के लास्ट के 3 डिजिट चैट बॉक्स में लिख दीजिए।